guys, and welcome back to my YouTube channel Shreya, where knowledge meets creativity. The main motive of our channel is कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, तो वो इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। रही बात इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की, तो उसमें जितना हम रिसोर्सेज शेयर कर पाएंगे या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके रिलेटेड हम शॉर्ट वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन। बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर में हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने हेनरी फ्योल का 7 प्रिंसिपल्स तक पढ़ा था, जो कि आई गेस रेम्यूनरेशन वाला था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अभी हम लोग सबसे पहले अपना क्लास की शुरुआत थॉट ऑफ द डे से करते हैं। तो इसमें क्या है कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। ग्रेट वर्क करने का केवल एक ही तरीका है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम से प्यार करिए। तो भले ही आप जो है ग्रेट वर्क, मतलब इस थॉट का ये कहने का मतलब है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम हो वो जो है अपने जगह पे काम ही कहलाता है, तो कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें बस अपने काम से प्यार करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं हमें उसे करते रहना चाहिए। और आप लोग का काम अभी बस एक ही है एज अ स्टूडेंट, वो ये है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करना और अपना और अपने मम्मी पापा का नाम ऊँचा करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल तक, दैट इज 7th प्रिंसिपल आई गेस। आज हम लोग को 8th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है। तो हेनरी फ्योल का जो 8th प्रिंसिपल है उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब वो कहता क्या है? सेंट्रलाइजेशन मतलब ये होती है डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसी एक के पास होगी, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोई एक वो ऐसे ही एरा गिरा कोई नहीं होगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई एक पर्सन होना चाहिए। तो वो मैनेजर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, या फिर कोई भी वो हो सकता है एम्प्लॉय, राइट। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट डिस्पर्सल ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनटू डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं और सारी अगर डिसीजन मेकिंग की पावर केवल मेरे हाथ में होगी, तो उससे क्या होगा? उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। और अगर मेरे पास जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी थी, अगर हम उसको अपने सबऑर्डिनेट में बांट देते हैं तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल, पिक्टोरियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे। सो अब समझते हैं हम अपना 8th वाला प्रिंसिपल एग्जाम्पल के साथ। अब देखो, यहाँ पर ये जो आदमी है, केवल इसी के पास सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो ये हैप्पी है, ठीक। और इन सब के पास कोई पावर्स नहीं है। तो जब कोई भी पावर क्या मतलब जो भी अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, वो अगर किसी एक सिंगल मैनेजर कह लो, मतलब जो भी सुपीरियर है या किसी एक के हाथ में होती है, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सारी डिसीजन मेकिंग की पावर्स कहाँ है? सेंट्रलाइज हो गई है इस आदमी के पास, राइट। तो इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या पावर कह लो किसी एक के हाथ में हो। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि अगर हम इसी डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी, अगर हम लोग इसको इन तीनों में बांट दें तो इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक। अब जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का एक बैलेंस्ड कॉम्बो चाहिए होता है। जैसे कॉम्बो हम लोग जाते हैं लेते हैं ना, अब मुझे अभी का प्राइस नहीं पता, बट हाँ, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और ये बेसिकली पेप्सी या जो भी कोल्ड ड्रिंक मिलती है उसके साथ ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो इग्नोर करना। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का परफेक्ट कॉम्बो होना चाहिए। किसी किसी जगह पे जहाँ पे केवल टॉप अथॉरिटी के पास ही डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वहाँ सेंट्रलाइजेशन आएगा। और जहाँ हमें काम को आसान बनाने के लिए, जब हमें उसी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी को कई लोगों में बांटना पड़े लोअर लेवल के पास, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की, तो वो 3 हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। तो पहला ये है कि अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का परफेक्ट कॉम्बो होगा तो उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। कहीं पर अगर इन केस टॉप लेवल को डिसीजन लेना है तो सेंट्रलाइजेशन की हेल्प से डिसीजन होगा, बट अगर कहीं पे किसी की एडवाइस की जरूरत है तो डिसेंट्रलाइजेशन करके हम लोग अपने सबऑर्डिनेट से भी जो है पूछ सकते हैं, उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। अब इसी से आता है हमारा सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए, कि जब हम लोग अपने नीचे, मतलब जो सुपीरियर है, जब भी कभी अपने सबऑर्डिनेट से हेल्प मांगता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो उसके लिए इंकरेजमेंट का काम करता है और मोटिवेट करता है उसको, ताकि वो और अच्छे तरीके से काम करे और उसको अच्छा फील होता है कि चलो मेरा कंपनी में कोई रोल है कि मेरे सुपीरियर ने मुझे डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया। अगर हम लोग स्कूल में भी देखते हैं
तो अगर टीचर्स किसी स्टूडेंट को कोई काम देते हैं तो वो स्टूडेंट को पॉजिटिव फील होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा मेरी कोई तो पोजीशन है होगी क्लास में, या मेरा टीचर मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है तभी उसने मुझे ये काम दिया। तो ये बेसिकली आप लोगों ने भी फील किया होगा, तो ये मोटिवेशन और इंकरेजमेंट का काम करता है। तो हमने पहला क्या देखा, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे मोटिवेशन और इंकरेजमेंट वाला देखा। और तीसरा अब हम लोग बेनिफिट देखें तो यहाँ सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाता है। यहाँ पे अब अगर उसको दिन में 10 डिसीजंस लेने हो तो वो उसको टाइम लगेगा, और वहीं अगर वो उस चीज़ को बांट दे तो उसका काम भी हल्का हो जाएगा, और बाकी के बेनिफिट्स जैसे कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। अब अगर हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि जब वॉयलेट कर देते हैं हम इस प्रिंसिपल को तो क्या होता है, तो अगर हम लोग इसको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बो नहीं लेकर चलते हैं तो फिर हमारे वही होगा कि डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि जिसके पास केवल अगर एक इंसान के पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है तो वो उस पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि वही होगा कि जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको इंकरेजमेंट, उनको बेसिकली मोटिवेटेड वैसा फील नहीं होगा अगर किसी एक के पास ही पावर होगी तो। सो जो लास्ट कॉन्सिक्वेंस हमें बताना था वो ये है कि अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट्स को नहीं बांटते हैं तो सुपीरियर का वर्कलोड वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको 10 डिसीजंस लेने होंगे। और क्या होगा कि वो जो डिसीजन मेकिंग का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ज़्यादा डिले होगा, वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। अब जो 9th लेवल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका नाम है स्केलर चेन। अब इसको समझते हैं। स्केलर चेन इज ऑल अबाउट अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी इन विच पीपल in the company are ranked from highest rank to lowest rank are called scalar chain. Scalar chain एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, बेसिकली एक चेन फॉलो होती है। बेसिकली वो ट्रायंगल में होती है। अभी जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के बाद जब डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा तुम लोग को। बेसिकली ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जिसमें कि जो लोग होते हैं कंपनी में काम करते हैं वो बेसिकली हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल में रैंक किए होते हैं और उन्हीं के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। और जो भी इसमें इस बात का ध्यान रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसमें ट्रांसफ़र होती है वो हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल में ट्रांसफ़र होती है। इसका हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। इसमें एक और टर्म होता है, अगर इन केस ये मान लो कि ये C है और यहाँ पर E है, सबऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो अगर सेम लेवल पर अगर किन्हीं दो सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होगा, इन केस अगर कोई इमरजेंसी है आ गई है और उसमें ज़रूरी है कि C को इन्फॉर्मेशन E तक तुरंत ट्रांसफ़र करना है बिना किसी उसके कम्युनिकेशन चेन को फॉलो किए हुए, जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करनी है ये इन्फॉर्मेशन, उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो रही है उसको हम लोग गैंग प्लैंक का नाम देते हैं। तो उस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन इमरजेंसी के केस में अगर हमें कोई एक सेम लेवल पे अगर कहीं दो सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी तो उस चीज़ को हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग इसको एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल के थ्रू व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ओके, सो नाउ जो हम लोग को 9th प्रिंसिपल पढ़ना है वो है स्केलर चेन। ओके, तो स्केलर चेन में अभी हमने क्या पढ़ा था, ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसमें कि जो लोग होते हैं वो हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक रहते हैं और इसी को हम लोग स्केलर चेन कहते हैं। सो हमने क्या कहा, इट इज़ अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी इन विच पीपल आर प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स इज नोन एज और आर कॉल्ड एज स्केलर चेन। बेसिकली ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसमें जो ए है ये टॉप लेवल का है और बी सी की कंपैरिजन में हाईएस्ट रैंक पर है। तो अगर इसमें कोई भी बात अगर हमें डी तक पहुंचानी है इन केस अगर सी को, तो वो पहले वो बात बी को बताएगा, फिर उसके बाद वो ए तक जाएगी बात, फिर वो आखिर में डी तक जाएगी वो बात। लेकिन इसमें एक अलग चीज़ भी है कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, हमारे पास टाइम कम है और हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते कि पहले हम बी को बताएं फिर बी ए को बताएगा फिर ए डी को बताएगा, और हमें वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डी तक या ई तक हमें जल्द से जल्द पहुंचानी है। सपोज सी से लेके हमें ई तक वो बात बहुत जल्दी पहुंचानी है, तो उस केस में हम लोग ये ऐसे बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल वे ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे कि सी फिर डायरेक्टली ई से कम्युनिकेट कर पाएगा, उस चीज़ को हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं। सो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो स्केलर चेन में क्या होता है कि लोग हाईएस्ट रैंक से लोएस्ट रैंक में जो है प्लेस रहते हैं, ठीक। ये एक फॉर्मल लाइन है, ये बेसिकली कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है स्केलर चेन, कि ये एक चेन को फॉलो कर रही है ना। अगर हमें
सी से कोई भी इंफॉर्मेशन डी या ई तक पहुंचाना है तो सबसे पहले वो सी से बी के पास जाएगी, फिर बी से ए तक जाएगी, फिर डी या फिर उसके बाद ई तक जाएगा इंफॉर्मेशन, राइट। लेकिन ये जो एक चेन फॉलो हो रही है कम्युनिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की, उसको स्केलर चेन कहते हैं। गैंग प्लैंक किसको कहते हैं? अगर हमें कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है और इट्स नेसेसरी कि हमें अभी सी का जो भी इंफॉर्मेशन है हमें ट्रांसफर करना है ई तक, तो हम लोग ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वे ऑफ कम्युनिकेशन का भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो अब इसी डायग्राम से अगर हम लोग इसके पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर हम लोग देखें, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो ये है सबसे नंबर 1 पे, वो ये है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन गैप नहीं रह जाती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक चेन को फॉलो करके ई तक पहुंचेगी। एक सबऑर्डिनेट एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक पहुंचानी है, तो ये एक चेन फॉलो कर रहा है, तो सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो सबको पता होगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसके दूसरे बेनिफिट की बात करें तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों फॉलो हो रहा है। बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड इसलिए क्योंकि सबका एक बॉस है जो लीड कर रहा है सबको, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो एक डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है, वो ई तक पहुंच पा रही है। तो ये कुछ 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। अब अगर हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो पहली इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में फ्लो नहीं करेगी, दैट नो इन्फॉर्मेशन विल फ्लो इन ऑर्डर, राइट। क्योंकि उस समय पे अगर इस चेन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कहीं भी कोई भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम होगी, कोई भी किसी की भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होगी वहाँ पर, ये भी प्रॉब्लम है। और जो हमने पॉजिटिव चीज़ों में पढ़ा उसका हम लोग को बस उल्टा कर देना है, तो हमें नेगेटिव उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे अच्छा हमने एक ये देख लिया कि कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन होता है, और दूसरा हमने देख लिया कि किसी की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर हम लोग ये कहेंगे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड भी उससे इफेक्ट हो रहा है, वो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैप जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में किसके थ्रू फ्लो करेगी, राइट, जब ये फॉलो नहीं होगा तो। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो जो हमारा 10th नंबर पे प्रिंसिपल है उसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग ऑर्डरलीनेस भी कह सकते हैं। इसका केवल एक मतलब अगर एक सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो वो ये होता है, दैट इज राइट प्लेस और फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरी मैन एंड मटेरियल। ऑर्डर का मतलब या ऑर्डरलीनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी अगर मटेरियल हो चाहे मैन हो, वो एक अपने फिक्स्ड और राइट प्लेस पे होंगी तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर सपोज मान लो कि अगर हमें कोई भी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है और उसका अब काम है कि प्रोडक्शन हो गया, अब इसको हमें पैकेजिंग का काम करना है, तो उसके लिए वो उसका जो भी पैकेट होगा, या इन केस अगर वो जो कार्टून के बॉक्सेस होते हैं उसमें अगर हमें उस सामान को, उस मटेरियल को अगर डालना होगा, तो उसके लिए वो कार्टून का बॉक्स लेने किसी और जगह पर जाएगा, फिर कैंची लेने के लिए, सिजर लेने के लिए वो कहीं और जाएगा, या उसको पैक करने के लिए जो सेलो टेप चाहिए वो कहीं और, या जो पिन्स यूज़ होती हैं, स्टेपलर पिन्स हो गई, उसके लिए किसी और जगह पे जाएगा। अब अगर यही सारे सामान अगर किसी एक जगह पे रखे होंगे तो वो सारी चीज़ों को एक बार में ले आके काम को जल्दी कर पाएगा। तो ये इसका मतलब होता है कि कोई भी सामान हो, मतलब कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग हो या इवन ह्यूमन बीइंग भी हो, वो अपने सही जगह और फिक्स जगह पे होगा, तो उससे हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और हमारा टाइम या एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अब अगर हम लोग इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में यही होता है बेसिकली कि हमारी पहली बात तो कोऑर्डिनेशन, इट फैसिलिटेट्स इन कोऑर्डिनेशन, हम लोग कह सकते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वर्क एफिशिएंसी वी कैन से। और इससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं होता। अब अगर हम लोग को इसके वायलेशंस करने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज वो जानने हैं, तो हम वही कह सकते हैं कि एफिशिएंसी पे प्रभाव पड़ेगा उसकी, वो घटेगी कि अगर हम लोग को अलग अलग जगह जाके अलग अलग सामान लाना हो तो उससे बेसिकली एफिशिएंसी हमारी घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी उससे, ठीक। दूसरी चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होगा, और जो पहले हमारा स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग हो रही थी अब वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी हम लोग का एक ऑर्डरलीनेस जो होगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेट हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब हम लोग 11th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बढ़ते हैं आगे। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है इक्विटी। अब कुछ लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो इक्वालिटी होती है वो बेसिकली ये होती है कि दोनों में हम लोग कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, राम और श्याम इक्वल है, उनमें कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
इक्विटी को अगर हम लोग समझें एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये सपोज करो कि एक लैंड का पोर्शन है, ठीक, जिसमें कि 2 फार्मर्स हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। अब राम जो है वो 80% हार्डवर्क कर रहा है, कोई भी क्रॉप जो भी ये लोग फॉर एग्जांपल वीट, अगर ये लोग गेहूं उगा रहे हैं तो उसमें 80% कंट्रीब्यूशन राम कर रहा है और 20% कंट्रीब्यूशन श्याम का है। तो अब जो भी आउटपुट आएगा वो ज़्यादा किसको मिलेगा? अगर हम लोग इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से समझें तो 100% का आधा करें तो 50% राम और 50% श्याम को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि किसने ज़्यादा काम किया और या किसने कम काम किया। लेकिन अगर हम लोग इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो इसमें जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको ज़्यादा शेयर ऑफ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि राम ने 80% कंट्रीब्यूशन किया तो उसको बेसिकली ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 70% ऑफ जो आउटपुट है वो उसको मिल गया, या 80% जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो मिल गया, और बाकी का जो 20% हार्डवर्क श्याम ने किया था उस अकॉर्डिंग 20% शेयर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो श्याम को मिल जाएगा। तो ये इक्विटी और इक्वालिटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस था। अब इक्विटी प्रिंसिपल जो है उसका हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट समझ लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि अगर हम लोग इक्विटी बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो ये बेसिकली एक मोटिवेशन का काम करती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। और दूसरा हम लोग इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये कह सकते हैं कि देयर इट एस्टैब्लिशेस अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट। और अगर हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, जब हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो जस्ट जो मैंने पॉजिटिव बोला उसका आपको अपोजिट यानी कि नेगेटिव कर देना है, कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था एम्प्लॉयज़ को, जो मोटिवेशन मिल रहा था वो अब डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, और जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप था वो अब ख़राब हो गया है। अब वो कॉर्डियल, वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। अब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में मन मुटाव रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट, क्योस, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स। सो बेसिकली अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को समझें, सो दिस मीन्स दैट द position of the employee must be fixed in the organization for minimum tenure। मतलब कुछ समय के लिए कोई भी एम्प्लॉय, मान लो कि कोई नया एम्प्लॉय को अभी हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक हफ्ते बाद या कुछ हफ्तों के बाद या एक महीने बाद ही निकाल दें। उसको थोड़ा टाइम दें, बेसिकली उसको एक फिक्स्ड टेन्योर तक रखें। फॉर एग्जांपल कि हम लोग अगर तुमको जॉब पे रखते हैं तो हम लोग तुमको 1 साल के लिए रखेंगे ताकि उससे एम्प्लॉय का भी नुकसान ना हो और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो। और अगर हम लोग उसको फिक्स्ड टाइम तक रखते हैं तो इससे सेटिस्फैक्शन बेसिकली क्रिएट होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इससे हम लोग ने क्या समझा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, सॉरी, कि एक फिक्स्ड टेन्योर, एक फिक्स टाइम तक हमें किसी भी एम्प्लॉय को रखना है। हमें उसको उसकी काबिलियत दिखाने का, जो भी उसके पास टैलेंट है उसको शो करने के लिए हमें उसे कुछ टाइम देना पड़ेगा। अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि वो 1 हफ्ते में ही या 1 महीने में ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर देगा या हमारे प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, तो फिर वो एक गलत एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अब बेसिकली अगर हम लोग बार बार चेंज करते रहे, मान लो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद हमें अगर कोई रिजल्ट नहीं दिखा और हम लोग उस एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होता है, इनसिक्योरिटी आती है एम्प्लॉय के मन में और इनस्टेबिलिटी भी रहती है। तो अब अगर हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को समझें तो पॉजिटिव में हम लोग यही कहेंगे कि इससे बेसिकली एक सेटिस्फैक्शन, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हम लोग ये कह सकते हैं। सो इससे बेसिकली एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली बढ़ता है, जिससे कि ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और अगर बार बार छोड़ के एम्प्लॉयज़ ना जाएं या हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से बार बार ना निकालें, तो उससे बेसिकली हमारा जो गोल होगा वो ईजिली अचीव हो पाएगा और हमारे जो रिसोर्सेज होंगे उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अब अगर हम लोग इसके वायलेशन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसकी बात करें, तो वो बेसिकली क्या होगा कि एफिशिएंसी वही होगी, सबका नेगेटिव कर दो, एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी, जॉब सेटिस्फैक्शन ना हो कि डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के मन में, ट्रस्ट नहीं रहेगा उनको अपने मैनेजमेंट के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और लास्ट हम लोग यही कहेंगे कि जो गोल होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा। अब हम लोग अपने 13th नंबर के, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले प्रिंसिपल, नाउ वी टॉक अबाउट द 13th principle, which is initiative. So it is all about taking the first step, the first initiative with self motivation. बेसिकली इनिशिएटिव मतलब पहला स्टेप लेना किसी चीज़ को करने के लिए। अगर गांधी जी ने आज़ादी के लिए फ़र्स्ट इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो क्या आज हमारा देश आज़ाद होता, या कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अगर उन्होंने अपने फ़र्स्ट इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो क्या हम लोग आज
ऐसे बैठ के डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह पाते। तो इट्स ऑल अबाउट कि फर्स्ट इनिशिएटिव लेने के ऊपर होता है बेसिकली, सेल्फ मोटिवेशन, अपने ऊपर विश्वास रख के कोई भी इनिशिएटिव लेना। इससे बेसिकली दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट ऑल्सो बेसिकली अगर हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होता है और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है एम्प्लॉइज़ का इस प्रिंसिपल से। और अगर हम लोग इसको वॉयलेट करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं कि एम्प्लॉइज़ के बीच में फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं। और बेसिकली अब इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो कोई ट्रस्ट बेसिकली नहीं रह पाएगा एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। और अगर ऐसा होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा गोल नहीं अचीव हो पाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट, मतलब एफिशिएंसी घटेगी। सो अब अगर हम लोग अपने लास्ट 14th प्रिंसिपल की बात करें, उसका नाम है स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये बेसिकली यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। दिस प्रिंसिपल टेल्स दैट वी शुड रिप्लेस आई विथ वी टू इंश्योर यूनिटी in the organization. This also ensures high morale in the employees. And if we talk about the positive aspects, it is that जो group goals होते हैं वो achieve हो पाते हैं। और अगर हम लोग इसका वॉयलेशन करने पे क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा, वो ये होता है कि ग्रुप गोल्स जो अचीव हो पा रहे थे वो ग्रुप गोल्स नहीं अचीव हो पाएंगे। और टीम वर्क में एक यूनिटी के साथ काम होगा तो जो भी हमारा गोल था वो अचीव हो पाएगा। और इसका वॉयलेशन या कॉन्सिक्वेंस हम लोग ये कहेंगे कि अगर टीम वर्क नहीं रहेगा तो वो काम जो भी होगा वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा गोल नहीं अचीव हो पाएगा। इसको भी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें या एक अच्छा चीज़ बताऊँ तो बेसिकली टीम स्पिरिट कि यहाँ पे ग्रुप गोल्स को अचीव करने की बात हो रही है, तो वो एक टीम बनेगी तभी ना वो चीज़ हमें अचीव हो पाएगी, जो भी हमारा गोल होगा तभी हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। तो अब अगर हम लोग टीम को डिकोड करते हैं तो टी इन टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर, ई इन टीम स्टैंड्स फॉर एवरीवन, एंड ए इन टीम स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, एंड एम in team stands for more. So we can say that together everyone can achieve more. So this is how we decoded the word team. Each and every letter is decoded. So it's all about that every टीम स्पिरिट डी कॉर्प्स, अगर हम लोग टीम की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो वो यूनिटी इन स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने वो 14 प्रिंसिपल जो था वो हमने कवर किया। 7 हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया था, बाकी 7 हमने आज की वीडियो में कवर कर लिया। और अब जो भी होगा थर्ड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, जिसमें कि हम लोग FW टेलर, दैट इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए उसके बारे में जानेंगे, और उसी के साथ हमारा वो ये सेकंड चैप्टर भी बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप वो वीडियो मैं कल तक ले आऊँ, उसका थर्ड पार्ट, ताकि हम लोग इसको जल्दी से कवर करके आगे बढ़ते हैं। और आई विल बी शेयरिंग यू द एक्सरसाइजेज एज वेल। नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था इसका स्टार्टिंग में ही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं, तो वो ज़रूर करना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहो, यहाँ पे फ्री और जेन्युइन कंटेंट मिलता है। सो आई होप यू लाइक्ड इट। ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी, तो दिल से शुक्रिया आप लोग का। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू एंड जय हिंद।